इनका बस चले तो चाइना के लोगों को भी प्रोटेस्ट करवाए खालिस्तानी के नाम से। इनका बस चले तो भाई चाइना के लोगों को भी जो है हिंदुस्तान का मुसलमान बता के कि ये आसाम के लोग हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये बड़े हरामी है भाई, ये बड़े हरामी है। कनाडा के 3 टुकड़े होने वाले हैं, एक दो भी नहीं, 3 टुकड़े। और कनाडा का ये कर्मा है या ये अजीत डोभाल जी का काम है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अजीत डोभाल ने बोला था एक बार कि भारत के ऊपर ये सितम इतने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जवाब ही नहीं देते। हम बोलते नहीं, हम तो धर्म वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जो खालिस्तानी वायलेंस है जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स इज कनाडा। जिनको जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल वर्कर्स कहता था, उनको आज की तारीख में कनाडा की सरकार जो है दोस्तों, उनको एक्सट्रीमिस्ट कैसे कह सकती है, मुझे बात समझ में नहीं आई। हम तो बहुत दरिया दिल हैं। कनाडा ऐसा है कि जिसने भी बोला असाइलम, तो हमारा कानून ऐसा है कि मना नहीं कर सकता। कनाडा की रिपोर्ट है, उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कि डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ होती है, ठीक है जी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा के लिए। इनका बस चले तो चाइना के लोगों को भी प्रोटेस्ट करवाए खालिस्तानी के नाम से। इनका बस चले तो भाई चाइना के लोगों को भी जो है हिंदुस्तान का मुसलमान बता के कि ये आसाम के लोग हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये बड़े हरामी है भाई, ये बड़े हरामी है। तो भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, या 1 दिन पहले, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बीमार हूं थोड़ा सा, कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे देश अलर्ट हो चुके हैं, जिसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो है पाकिस्तान। और हर उस बंदे को जमा कर रहा है, जैसे हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान हैं उनको, खालिस्तान के कुछ लोग हैं उनको, यानी कि वो बहुत कम तादाद में है, उसमें अपने लोग घुसाकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं वाशिंगटन में। 2 दिन या 1 दिन पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों। मेजर गौरव बारिया साहब की वीडियो आ गई है इस टॉपिक पे। पूरी तो नहीं सुनवा सकता, वो आधे घंटे की वीडियो है, लेकिन मेन पॉइंट सुनवा रहा हूं आपको। और जो बातें मैंने आपको पहले कही है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी जिस भी देश जाएंगे, उस देश जाने से पहले वहां पर पाकिस्तान के लोग और वहां के इदारे और वहां के अलर्ट ग्रुप्स वहां पर प्रोटेस्ट करवाना स्टार्ट कर देंगे। आप देखिए कि कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं, उसी भीख का पैसा उन प्रोटेस्ट के लोगों में बांट रहे हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े करके वाशिंगटन में इधर उधर मीडिया को बुला के, और वो बीबीसी का सबसे बड़ा रोल है इसमें, वहां पर प्रोटेस्ट और हाय हाय के नारे लगवा के उनको पैसे दे। अब आप देखिए, ये ऐसा देश है कि अवाम इनकी जो है वो भूख से मर रही है, लेकिन दुनिया से भीख मांगने के बाद ये पैसा अपनी अवाम पर लगाने के बजाय, पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात गौर से, वो बाहर मुल्कों में लोगों को दे रही है प्रोटेस्ट करवाने के लिए। देखें, बाहर देशों में किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो 1 दिन खराब करके जाके किसी के लिए प्रोटेस्ट करे। अगर आप उनको उस 1 दिन का पैसा देते हो, देखिए घंटे के 1 आवर $12 से स्टार्ट होता है $18 तक। 1 आवर $12 कमाते हैं मैक्सिमम लोग, $15 $18। अब जाहिर बात है, जब आप एक बंदे को प्रोटेस्ट के लिए लेके आओगे तो उसके 8 घंटे बर्बाद होंगे। अब 8 घंटे के आप उसको घंटे के हिसाब से कितना पैसा दोगे? $18 नहीं दोगे तो $15 तो दोगे ही। अब $15 को आप जो है वो हिसाब लगाएं, 8 घंटे से कितने डॉलर बनते हैं? 1 घंटे के $15 तो 8 घंटे के कितने बनते हैं वो आप हिसाब लगाएं। अब आप ये भी हिसाब लगाएं कि कितने लोगों को ये लेके आएंगे, कितने लोगों को ये लेके आएंगे और कितने देशों के अंदर ये प्रोटेस्ट करवाएंगे, और ये पैसा कहां से आएगा? ये सारा पाकिस्तान की अवाम का पैसा है, जो बाहर देशों में खालिस्तानियों के नाम पे लोगों को जमा करके, गुजरात के मुसलमानों के नाम पे लोगों को जमा करके, उनको पैसे देके, उनको बुला के, वहां पे बैनर भी ये लोग बना के देते हैं, वहां पे जो है स्टेज वगैरह, स्पीकर, माइक, वो भी ये लोग बना के देते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, बड़े पैसे लगाते हैं। कनाडा के 3 टुकड़े होने वाले हैं, एक दो भी नहीं, 3 टुकड़े। और कनाडा का ये कर्मा है या ये अजीत डोभाल जी का काम है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अजीत डोभाल ने बोला था एक बार कि भारत के ऊपर ये सितम इतने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जवाब ही नहीं देते। हम बोलते नहीं, हम तो धर्म वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए हर एक आदमी आकर हमारे मामले में दखल भी देता है। और आपको मालूम है, कनाडा में तो ये वो कंट्री है जो खालिस्तानियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, आपको कभी फार्मर्स के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अब हमने क्या कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्मा भी है और अजीत डोभाल सिंड्रोम भी है, और हमारे ऐसे लोग छोड़ दें, हम भी हर रोज वहां पे पंगे लेते रहते हैं कनाडा के साथ। अब कनाडा फॉल अपार्ट कर रहा है, ये क्यों? क्योंकि वहां पे 2 स्टेट्स हैं, अल्बर्टा एंड सस्कैचुअन। ये दोनों के दोनों ने डिक्लेयर कर दिया सेपरेशन फ्रॉम कनाडा, यानी कि रेफरेंडम हो रहे हैं, और दोनों ने बोल दिया अब हम कनाडा के साथ नहीं रहना चाहते। अनाउंसमेंट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है इंडिया फर्स्ट, और यहां पर हम डबल स्टैंडर्ड जो है कनाडा के और बाकी किसी के भी, वो बेशक हमारे इंडिया के न्यूज वाले क्यों ना हो, छोड़ेंगे किसी को नहीं। क्योंकि आज प्रिसीजन ऑफ चाणक्य आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अक्षय कुमार की जो हेरा फेरी है वो भी मैं बीच में इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मस्ती ना ले हम कनाडा के साथ, ये हो नहीं सकता।
और आज का टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि ये वही कनाडा है जो ह्यूमन राइट्स के लिए हमें लेक्चर देता था, खुद खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ये देखिए, और कभी कश्मीर के ऊपर बोलेगा, कभी ये बोलेगा कि बाकी जो खालिस्तान है वो अलग बनना चाहिए, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए ये अपनी टांग बीच में अटका देता था। आज खुद बर्फ के नीचे दबा हुआ है, उसकी लातें फ्रोजन है और कंट्री के नीचे से जो गर्मी है वो निकल रही है और इसकी सारी की सारी जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है, क्योंकि अल्बर्टा एंड सस्कैचुअन दोनों ने मैसिव उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है कि हम अलग होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों ऑयल रिच है, ऑयल रिच और ऑयल फील्ड ये प्रोविंसेस हैं। बेसिकली उन्होंने जो कैपिटल है कनाडा की ओटावा, उसको बोल दिया तू कौन, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तुम तो हमारे इसमें ना लेने में ना देने में। और कनाडा जो ग्लोबल एडवोकेट है पीस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ह्यूमन राइट्स का, आज खुद अपनी फेडरेशन, अपनी कंट्री को टूटता हुआ देखते हुए रो रहा है। कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती है कि जो खालिस्तानी है ये हमारे लिए एक सरदर्द बन चुके हैं। Canada Intel labels Khalistanis as security threat, links them to India violence. Canada's top intelligence agency has declared Khalistan extremists as a national security threat, warning that a small but active network continues to use the country as a base to fund and support violence. पर ये आज से नहीं हो रहा है दोस्तों, ये तो 40 साल से हो रहा है। भारत के खिलाफ पूरा वायलेंस कनाडा उसका गढ़ है। जो खालिस्तानी वायलेंस है जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स इज कनाडा। एक छोटा हेडक्वार्टर उसका यूके भी है, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ द खालिस्तानीज देयर इन कनाडा। आज की तारीख में कनाडा करे, ओहो यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, आप ही लोग लेकर आए थे, आप ही लोगों ने वेलकम किया था, आप ही लोगों ने बोला था कि आइए आइए, आप तो यहां पे असाइलम लेने आए हैं, आप तो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जिनको जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल वर्कर्स कहता था, उनको आज की तारीख में कनाडा की सरकार जो है दोस्तों, उनको एक्सट्रीमिस्ट कैसे कह सकती है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था, वो एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो गया? प्लम्बर से एक्सट्रीमिस्ट का सफर ये देखिए सब। Canada's top intelligence agency has declared Khalistani extremists as a national security threat, यानी कि कनाडा को अब इनसे खतरा है। ये उन खालिस्तानियों से खतरा है जिनको कनाडा ने फूल माला के साथ वेलकम किया था। आइए भाई साहब, आइए, आप ही की जरूरत थी बस, बाकी हमारा देश तो ठीक है, आप आएंगे तो बिल्कुल ग्लोबल पावर बन जाएगा। The assessment published in the Canadian Security Intelligence Service 225, that is 2025 public report, lays out concerns over fundraising, influence networks and links to extremist activity tied primarily to India. यही काम करते हैं। खालिस्तान जो है दोस्तों, ये एक फसाड है, ये एक कवर अप है। खालिस्तान इज लाइक अ स्क्रीन सेवर। जितनी भी उल्टी सीधी इलीगल एक्टिविटीज अब ये कह रहे हैं। अब इसमें गौरव को बीच में मत घसीटना आप लोग। मैं सिर्फ इस रिपोर्ट का हवाला देके, जो कि मीडिया में कवर हुई, ये बता रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, पहली चीज है। दूसरी चीज, lays out concerns over fundraising, influence network and links to extremist activity tied primarily to India. भारत से बंदे लेकर आते हैं यहां पे, वो बंदे जो पूरे मुलव्विस हों, इन्वॉल्व हों ड्रग्स में। खास तौर से फेवरेट बिजनेस जो है खालिस्तानियों का वो ड्रग्स है, एक्सटॉर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, हफ्ता वसूली है, ये सारे इनके काम धंधे हैं। दिस इज व्हाट दे डू, एंड बिकॉज इन्होंने ये पैसा लोकल पॉलिटिक्स में भी डाला है, दे मैनेज टू हाईजैक कैनेडियन पॉलिटिक्स। Jagmeet Singh is one such example who has hijacked Canadian politics. Now, of course, he's irrelevant. अब उसको कोई नहीं पूछता. I've not heard about that person for a very, very long time because he's become irrelevant after Justin Trudeau went away. But दोस्तों ये है, आज की तारीख में कनाडा परेशान है। कनाडा कहता है यार ये देखो भस्मासुर पालोगे तो तुम्हें ही भस्म करेगा वो। इंडिया में कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां पे खालिस्तानियों की चलती नहीं है, यहां पे किसी की नहीं चलती, ठीक है, यहां पे सिर्फ कानून की चलती है। कनाडा की रिपोर्ट है, उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कि डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ होती है, ठीक है जी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा के लिए। अब इस सवाल को समझिएगा। विद डाइवर्स रेंज ऑफ बिलीव्स एंड कन्विक्शंस मींस के मजहबी एंड एथनिक, यहां पे उनका मतलब ये है कि अगर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस साइड तो तब भी ये खतरनाक है। इफ द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज कमिंग फ्रॉम the मजहबी साइड तो दैट्स ऑल्सो डेंजरस। ये इसको इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो दिस गिव्स अ मैसेज, अ वेरी क्लियर मैसेज आता है, इससे पता चलता है कि इंडियंस ने जिन्होंने पहले वहां पे निकल, उसको क्या नाम है उसका, करने की कोशिश की थी कंट्रोल, वो जो था तन्नू को, बल्कि उनको तो भड़का दिया इन्होंने। अच्छा, उस बंदे को तो भड़का दिया, लेकिन कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, ठीक है, लेकिन अब दोबारा दे हैव रिपेयर्ड द ताल्लुकात। एंड हाउ दे रिपेयर्ड द ताल्लुकात इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि वो ये समझते हैं कि इस ये जो हम रिपेयर कर रहे हैं
दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, ये हमारे लिए यह प्रोडक्टिव है। अच्छा, मार्क कार्ने ने, आपको याद होगा, बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल, G7 का इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज नरेंद्र मोदी इज अ बिग इकोनॉमी, और उस वक्त बड़े हालात खराब थे। अच्छा, उन्होंने कहा दिस इज अ गुड मोमेंट टू कनेक्ट विद इंडिया, द रीजन बिहाइंड इज कि एक तो उन्होंने कहा कि पायन ट्रूडो चला गया, ट्रूडो चला गया, नाउ वी मस्ट नॉट गेट इनटू ऑल दैट। और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अपने इंटरेस्ट थे इस सारी चीज को हाईलाइट करने में, प्रमोट करने में। नाउ दे बिलीव इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट इनटू व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर, हमें उसको करने में कोई वो करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नजर आया आपको इस बात पे? अब वो समझते हैं कि हमें इनसे इंगेज करना है, हमें इरानियन इनसे इंडियन से इंगेज करना है। सो लिहाजा इंडियंस जिनके ऊपर प्रेशर आया, पहले रॉ पकड़ी गई, वहां पे सारा कुछ कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में सारे रॉ के ऑपरेशन बंद हुए थे, आप जाके देखें हिस्ट्री, रॉ के जो ऑपरेशन थे वो बंद हुए थे वहां कनाडा के अंदर, और अब देखें वो सारा कुछ उन्होंने दोबारा खुला लेना। अब अमेरिका के साथ पॉलिटिकल अपसेट तो ताल्लुकात हैं, इसमें आई कैन आई अंडरस्टैंड दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि ताल्लुकात जो है वो इस हद तक खराब है। इंडिया और कनाडा के बीच जो इतने समय से तनातनी चल रही थी, उसमें अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कनाडा की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको हम CSIS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ माना है कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का एक तगड़ा नेटवर्क चल रहा है और ये वहां की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मान रहे हैं लोग। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पता है आपको क्या है? इंडिया बरसों से कनाडा को यही समझा रहा था कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ लोग बैठकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कनाडा की पिछले वाली सरकार इस बात को हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी कहकर टाल देती थी। अब जब उनकी अपनी एजेंसी ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश कर दिया तो उनका मुंह बंद हो गया, मुंह पर कड़ा तमाचा लगा है। इस रिपोर्ट में कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आई हैं। पहले तो ये है, लोग कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये पूरे एक सिस्टम बनाकर बैठे हैं। ये लोग कनाडा में रहने वाले भोले भाले लोगों से चैरिटी और डोनेशन के नाम पर पैसे लेते हैं और फिर उस पैसे को इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में लगा देते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि ये लोग डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए। दूसरी बात, रिपोर्ट में 1985 वाले कनिष्का प्लेन ब्लास्ट एयर इंडिया फ्लाइट 182 का जिक्र भी किया गया है। ये इसलिए जरूरी है कि क्योंकि वहां कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। रिपोर्ट में एक तरह से वार्निंग दी गई है कि अगर इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को अभी नहीं रोका गया तो इतिहास दोहरा सकता है। हालांकि 2025 में वहां कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन उनकी ताकत और उनका नेटवर्क अभी भी बहुत मजबूत है। अब अगर इंडिया और कनाडा के रिश्तों की बात करें तो जब से जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की मौत का इल्जाम इंडिया पर लगाया था, तब से दोनों देशों में दोस्तों बातचीत बिल्कुल बंद थी। लेकिन अब जब वहां लीडरशिप थोड़ी बदल रही है और मार्क कार्नी जैसे नए लोग सीन में आ रहे हैं तो कनाडा का टोन थोड़ा बदला बदला लग रहा है। वो लोग अब समझ रहे हैं कि सिर्फ उंगली उठाने का काम नहीं चलेगा, अपने घर की सफाई भी करनी पड़ेगी। इंडिया का स्टैंड शुरू से क्लियर है। इंडिया ने हमेशा कहा है कि उनके डिप्लोमेट्स को धमकियां मिलती हैं, उनके टेंपल पर हमले होते हैं और कनाडा की सरकार कुछ नहीं करती। अब इस रिपोर्ट ने इंडिया की बात पर दोस्तों एक तरह से मोहर लगा दी है। सच तो यह है कि भाई ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सबूत है। इंडिया भी इंटरनेशनल लेवल पर कह सकता है कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, अब तो तुम्हारी अपनी एजेंसी यही बोल रही है। अब देखो भाई कि आगे क्या हुआ। क्या कनाडा से रिपोर्ट निकाल तो बैठ जाएगा? नहीं दोस्तों, इस ग्रुप के खिलाफ असली एक्शन लेगा। जब तक वो लोग इन फंडिंग पाइपलाइंस को नहीं रोकते और एक्सट्रीमिस्ट पर लगाम नहीं कसते, तब तक रिश्तों में वो पुरानी वाली बात आने में थोड़ा मुश्किल है। तो भाई मोटी बात यह है कि यही कनाडा ने अपनी गलती एक तरह से दबे पांव मान ली है और इंडिया की वार्निंग को अब वहां के इंटेलिजेंस भी समझ रहा है। ये आगे चलकर दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो सब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।